E68 की आंखें उसके शब्दों पर चौड़ी हो गईं क्योंकि वह उनके बारे में सोच रहा था। केन ने जो वर्णन किया था उसे देखते हुए यह अविश्वसनीय नहीं लग रहा था, लेकिन यह उसके पहले के अनुमानों से मेल नहीं खाता था। शोध सुविधा निश्चित रूप से मार्शल आर्ट से संबंधित किसी चीज पर शोध कर रही थी। रूई इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था। या तो मार्शल आर्ट तकनीक या प्रशिक्षण या कुछ ऐसा जो मूल रूप से मार्शल आर्ट के लिए खतरा था। मानव संवर्धन वास्तव में मार्शल आर्ट के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, रूई ने सोचा। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि पहले से ही अत्यंत दुर्लभ और उच्च श्रेणी के गूढ़ संसाधन मौजूद थे जिनका उपयोग स्थायी वृद्धि औषधि बनाने के लिए किया जा सकता था। यह आमतौर पर एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें मार्शल यूनियन खुद को शामिल नहीं करता था, यह शाही परिवार का मामला था। तो केन ने मनुष्यों पर जो सामूहिक प्रयोग देखे उनका मार्शल आर्ट से क्या संबंध था? रूई ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। उसके पास बहुत कम जानकारी थी। इसके अलावा वह बस कुछ हद तक अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा था, ये जानते हुए कि अनुसंधान सुविधा का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था जो मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक था। हमें सुरक्षा मंजिल के बारे में और बताओ, रूई ने उससे कहा। ठीक है, केन ने सिर हिलाकर अपनी टिप्पणी समझानी शुरू की। सुरक्षा मंजिल वास्तविक अनुसंधान सुविधा के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती थी। नीचे जाने का एकमात्र रास्ता एक लिफ्ट स्टैंड के माध्यम से था। जैसा कि रूई ने संदेह किया था, वास्तव में उस मंजिल पर एक संचार टर्मिनल था जिसके माध्यम से शिपमेंट के लिए सत्यापन संदेश भेजे जाते थे। केन ने बताया, जब मैं हैच खुला होने के बाद सुरक्षा तल में दाखिल हुआ तो संचार विभाग के व्यक्ति ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संदेश भेजने के लिए इसे संचालित किया। रूई ने सिर हिलाया। तब तक हम अपना ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते जब तक शिपमेंट सत्यापन संदेश नहीं भेजा जाता। हालांकि जैसे ही यह भेजा जाता है, डिवाइस को आपके द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए, केन। इसका मतलब है कि जब हम अपना घात लगाएंगे तो आपको सुरक्षा मंजिल पर होना होगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नीचे अनुसंधान सुविधा के संचार के बारे में क्या? केन एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकता, हेवर ने उससे कहा। ये वास्तव में एक समस्या थी। वह केन की ओर मुड़ा। क्या सुरक्षा मंजिल से आने वाली आवाज़ आसानी से शोध केंद्र तक पहुंचती है? क्या उन्हें नीचे से कोई हलचल सुनाई देती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। केन ने अपना सिर हिलाया। सुरक्षा मंजिल और अनुसंधान सुविधा के बीच शुद्ध ठोस जमीन की बहुत अधिक दूरी है। अच्छा, रूई ने सिर हिलाया। फिर जब हमला होगा तो हम आपको सुरक्षा मंजिल पर इंतजार करवाएंगे। रूई ने केन को दस्तावेजों के सत्यापन के बाद शिपमेंट की आपूर्ति को अपहरण करने और घात लगाने की योजना के बारे में बताया। मैं समझ गया, तो आप हमला शुरू करने के लिए संदेश भेजे जाने का इंतजार करना चाहते हैं ताकि कोई संदेह न पैदा हो। केन ने सिर हिलाया। इसका मतलब है कि मुझे संदेश भेजे जाने के तुरंत बाद संचार टर्मिनल और ऑपरेटरों को नष्ट करना होगा। ये सही है, रूई ने जवाब दिया। हम शिपमेंट काफिले को हाईजैक कर लेंगे, उन्हें वे दस्तावेज दिखाएंगे जो शिपमेंट काफिले के मूल में थे। जैसे ही हम पहुंचेंगे, जैसे ही सत्यापन हो जाएगा और ऑपरेटर द्वारा सत्यापन पुष्टिकरण संदेश भेजा जाएगा, आपको उन्हें नष्ट करना होगा और फिर हम तुरंत घात लगाएंगे। हम पुष्टिकरण संदेश भेजने से पहले घात नहीं लगा सकते क्योंकि अगर पुष्टिकरण संदेश नहीं भेजा गया तो किसी बिंदु पर जांच शुरू हो जाएगी। ये बहुत जोखिम भरा है। समझ गया, यह एक बहुत ही ठोस योजना है। संदेश भेजे जाने के बाद और जब हम घात लगाकर हमला करते हैं और सफलतापूर्वक सुरक्षा मंजिल पर कब्जा कर लेते हैं तो क्या होता है? केन ने पूछा। आपने कहा कि सुरक्षा तल पर कोई हलचल सीधे अनुसंधान सुविधा से नहीं देखी जा सकती, रूई ने याद दिलाया। इसका मतलब है कि भले ही हम सुरक्षा तल पर हमला कर दें, लेकिन अनुसंधान सुविधा को तुरंत मौके पर इसका पता नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि हम सीधे लिफ्ट को नीचे ले जा सकते हैं और दूसरा घात लगा सकते हैं। तथ्य यह है कि सुरक्षा तल और अनुसंधान सुविधा इतनी अलग थलग हैं, यह एक डिज़ाइन निर्णय था जो अंततः उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो क्या हम घात लगाकर हमला करने और सुरक्षा मंजिल पर कब्जा करने के बाद सीधे लिफ्ट से नीचे उतरेंगे? केन ने सिर खुजलाते हुए पूछा। क्या आप किसी अन्य प्रवेश द्वार के बारे में जानते हैं? नहीं, केन ने स्वीकार किया। ये तो बहुत ही सरल योजना लग रही थी। सरलतम योजनाओं के सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है, रूई ने उससे कहा। ठीक है, तो क्या होगा जब हम लिफ्ट से नीचे उतरेंगे और वास्तव में अनुसंधान सुविधा तक पहुंचेंगे? फे ने पूछा। इसके बाद योजना सीधी है, रूई ने स्वीकार किया। हम बस जल्दी से जल्दी जितने ज़्यादा लोगों को मार सकते हैं मार देते हैं। हालांकि केन, आपको संचार बंद करने और नेताओं को मारने की ज़रूरत है। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो मदद के लिए कॉल करने में उनकी असमर्थता और अराजकता हमारे पक्ष में काम करेगी। मार्शल प्रशिक्षुओं के बारे में क्या? फे ने पूछा। तुम, हेवर और नेल उन 3 मार्शल अप्रेंटिस को हरा देंगे जो हमसे भिड़ेंगे।
हम जानते हैं कि उनका ग्रेड बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए तुम तीनों को आसानी से जीत मिलनी चाहिए। सबसे खराब स्थिति में मैं मदद के लिए आऊँगा, हालांकि ऐसा लगभग निश्चित रूप से नहीं होगा, रूई ने आश्वस्त किया। और 10वीं कक्षा का मार्शल आर्टिस्ट? केन ने पूछा। मैं निश्चित रूप से उससे मुकाबला करूंगा, रूई ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में आप अन्य मुकाबलों पर नज़र रखें। संचार और कुछ साधारण मनुष्यों को साफ करने में आपकी गति के साथ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे खराब स्थिति में अगर ग्रेड 10 मार्शल आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है तो आपको मेरा समर्थन करना पड़ सकता है। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं था कि रूई को मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन रूई फिर भी आश्वस्त होना चाहती थी। बस एक गलती जीवन और मौत के बीच का अंतर हो सकती थी। उन्होंने योजना को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। विभिन्न संभावनाओं और परिणामों पर विचार करते हुए, आकस्मिकताओं का निर्माण करते हुए, योजना को अनुकूलित करते हुए, केन ने अनुसंधान सुविधा में अपनी टोही घुसपैठ से जो सारी जानकारी एकत्र की थी उसके अनुरूप बनाया। शुक्र है, शून्य चरण तकनीक टोही के लिए एकदम सही थी और केन ने इसकी बदौलत सभी आवश्यक जानकारी को अच्छी तरह से इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की थी। इस प्रकार वे अपनी ओर से सबसे अच्छी योजना बनाने में सक्षम थे। जल्द ही केवल हमले का निष्पादन ही बाकी रह गया। कब आ रहे हैं? नेल ने अधीरता से पूछा। रूई ने आह भरी। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। आपने 3 मिनट पहले यही कहा था, नेल ने जवाब दिया। तो फिर हर 3 मिनट में पूछना बंद करो। रूई ने उसे घूर कर देखा। सुनो युवा माँ। रूई अचानक स्तब्ध रह गया और उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा। वे आ रहे हैं, सभी भाग जाएं। फे, सम्मान करो। फे तुरंत 2 बड़े ऊंचे पेड़ों की ओर दौड़ा। मस्त है। 2 शक्तिशाली प्रहारों से पेड़ गिर पड़े, जिससे वह रास्ता अवरुद्ध हो गया जिससे मालवाहक काफिला आमतौर पर गुजरता था। वे सभी तुरंत तितर-बितर हो गए और कुछ दूरी पर जाकर छिप गए। 2 मिनट बाद कुछ भरी हुई गाड़ियां उस स्थान पर आ पहुंची और उनका रास्ता रोके हुए टूटे हुए पेड़ों के तने के पास रुक गईं। जल्द ही वे लोग गाड़ियों से बाहर निकले और व्यग्रतापूर्वक ऊंची आवाज में फ्रांसीसी और संस्कृत में बातें करने लगे। बम 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 बम, एड्स बाय पब फ्यूचर। 4 बड़े तूफानी लहरों ने लगभग सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे सभी मारे गए। केवल 4 ही जीवित बचे। गिरना। रूई आसमान से अपने पैरों पर भारी होकर उतरा, लाशों को देखकर आहें भर रहा था। हत्या करना एक गंदा एहसास था, लेकिन यह एक ऐसा एहसास था जिसे उसने सहा। वह कम से कम इस बात से सांत्वना तो ले सकता था कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने एक ठोस, भारी हमला किया जिसने उन्हें उसी क्षण मार डाला जब वह उनके सिर पर गिरा। वह उन 4 आदमियों की ओर मुड़ा जिन्हें उसने छोड़ दिया था। तुम हमें गुप्त अनुसंधान केंद्र में ले जाओगे? तुम हमारे साथ सहयोग करोगे? क्या ये स्पष्ट है? वे बस उसके नकाबपोश चेहरे को स्तब्ध होकर देख रहे थे। उनके पैर बहुत पहले ही जवाब दे चुके थे और वे डर से कांप रहे थे। उन्होंने गुस्से से सिर हिलाया। रूई ने उन्हें संस्कृत बोलते सुना था, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे उसे समझ नहीं पाए। उसने जो योजना बनाई थी वह ठीक काम कर गई थी। वह उन सभी को गाड़ी से बाहर खींचकर उससे दूर ले जाना चाहता था, ताकि गाड़ी को इस तरह से जबरन अंदर न ले जाया जाए कि उसे नुकसान पहुंचे। उसने उन्हें बहुत जल्दी मार भी दिया ताकि घोड़ों को बहुत ज़्यादा परेशानी न हो। दोनों गाड़ियां और घोड़े बिल्कुल ठीक थे और पूरी अपहरण प्रक्रिया में कुल मिलाकर केवल 10 सेकंड लगे। यह पारंपरिक तरीके से उन पर हमला करने, जबरन घुसने और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने, घोड़ों को खोने से कहीं बेहतर था, जो चीख पुकार के कारण बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते। ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ था और मिशन की सफलता की संभावना को कम करता था, जिसे रूई हर कीमत पर टालना चाहती थी। जल्द ही मार्शल अप्रेंटिस इकट्ठा हो गए और पेड़ों को रास्ते से हटाने के बाद जल्दी से काफिले में सवार हो गए। सौभाग्य से, क्योंकि रूई ने काम इतनी जल्दी खत्म कर दिया था, वे अभी भी निर्धारित शिपमेंट के लिए समय पर थे। इसके साथ ही तथ्य ये भी है कि वहां कोई दृश्य तत्व नहीं था जिससे पता चले कि काफिले को उन्होंने अपहरण कर लिया था। रूई को ऐसा कोई तरीका नहीं दिख रहा था जिससे ये पता चल सके कि काफिले को उन्होंने अपहरण कर लिया था। 1 घंटे बाद वे शोध केंद्र के गुप्त प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। वे सभी तनाव में थे, फिर भी उन्होंने अपना संयम और धैर्य बनाए रखा। वे अपना संयम बनाए रखने में विफल होने के कारण अपनी उपस्थिति का खुलासा नहीं करना चाहते थे। दरवाजा खुल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। घड़ी की सुई की तरह मार्शल आर्टिस्ट और सशस्त्र लोग अंदर से निकले और सबसे आगे वाली गाड़ी के पास पहुंचे। उस आदमी ने बिना कुछ कहे तुरंत उसे दस्तावेज दे दिए, ठीक वैसे ही जैसे रूई ने उसे निर्देश दिया था। मार्शल अप्रेंटिस ने दस्तावेज को सरसरी तौर पर देखा, सिर हिलाया और पीछे की ओर बढ़ गए। जैसे ही वह पहुंचा, धमाका। आह! जैसे ही वे भंडारण काफिले का दरवाजा खोलने वाले थे, सुरक्षा मंजिल के भीतर से एक तेज आवाज और चीख ने दोनों प्रशिक्षुओं को चौंका दिया। फिर भी, इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, मस्त है, जिन 2 गाड़ियों के वे पास थे उनके दरवाजे फट गए, क्योंकि रूई और फे ने भयंकर गति से दोनों मार्शल प्रशिक्षुओं पर हमला किया।
यदि दोनों मार्शल प्रशिक्षु सतर्क, केंद्रित और तैयार होते तो वे बेहतर प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन वे नहीं थे, और इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेंच धमाका। स्टिंगर और वर्लपूल ने उन पर जोरदार हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। रूई के पास निशाना लगाने का समय नहीं था। सटीकता आमतौर पर गति और जल्दबाजी की कीमत पर आती है, और इस परिदृश्य में बाद के दो अधिक महत्वपूर्ण थे। जब तक स्टिंगर कहीं उतरा तब तक ये संतोषजनक था। दोनों मार्शल प्रशिक्षुओं ने मुंह बनाते हुए सदमे और दर्द से पीछे की ओर छलांग लगाए। रूई विपरीत दिशा में गार्डों की ओर मुड़ गई, जबकि नेल और हैवर घायल मार्शल प्रशिक्षुओं की ओर भागे। इसका कारण सरल था, यह अनुकूलता का मामला था। हैवर आमने सामने की स्थिति में सबसे मजबूत था, इसलिए वह हैवर में शामिल हो गया। रूई टेम्पेस्टुअस रिपल की बदौलत नेल की तुलना में संख्याओं से निपटने में बेहतर था, इसलिए उसने नेल को मार्शल अप्रेंटिस से लड़ने दिया, जबकि उसने टेम्पेस्टुअस रिपल लॉन्च किया, जिससे उन लोगों को मार दिया गया जिन्होंने उन पर गोली चलाई थी। जब उन्होंने अपने दोस्तों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। ये बहुत ही अभिभूत करने वाला था। हैवर और नेल ने अपने मार्शल अप्रेंटिस को मार डाला था, इससे पहले कि उसे इसका एहसास भी हो पाता, जबकि फे का काम लगभग पूरा हो चुका था। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अचानक उसकी प्रतिद्वंद्वी उसकी ओर गिर पड़ी, मानो उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। धमाका। फे के शक्तिशाली प्रहार से उसकी खोपड़ी टूट गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपनी हरकतों और सांसों के संयोजन से अपने प्रतिद्वंद्वी और खुद के बीच एक शून्य पैदा कर दिया। रूई की आंखें दिलचस्पी से चमक उठीं। शून्य ने उसके विरोधियों को अपनी ओर खींचा, जिससे उसके भयंकर हमले की संभावना बढ़ गई। रूई ने इसे पहचान लिया क्योंकि इसमें टेम्पेस्टुअस रिपल के समान यांत्रिकी थी, बस इसके मूल में विपरीत। वह उस लाश की ओर मुड़ा जिसके पास हैवर और नेल खड़े थे। उसका सिर लगभग पूरी तरह से चपटा हो चुका था और उसका शरीर कुचला हुआ बजरी बन चुका था। उनकी मारक क्षमता बढ़ गई है, वे और भी मजबूत हो गए हैं। रूई ने सुरक्षा मंजिल की ओर मुड़ते हुए कहा। प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट और सिस्मिक मैपिंग ने उसे बताया कि एक को छोड़कर बाकी सभी मर चुके हैं। तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हो केन, उसने किसी भी दिखाई न देने वाले से कहा। तुम्हें पहचानना मुश्किल होता जा रहा है, और फिर भी तुमने मुझे भांप लिया, केन ने हवा से प्रकट होकर बड़बड़ाते हुए कहा। रूई ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए सिर हिलाया और हंसने लगा। पहला चरण बहुत सफल रहा। जल्दी चलें, रूई ने कहा जब वे सभी सुरक्षा मंजिल में दाखिल हुए। ये बहुत बड़ा था और इसमें कई डिब्बे और खंड थे, और वे सभी लाशों से अटे पड़े थे। आपको लिफ्ट चलाने की विधियां याद हैं, है न? रूई ने सुरक्षा मंजिल के अंत में बंद दरवाजों की ओर देखते हुए पूछा। बेशक, केन ने जवाब दिया। वह लिफ्ट के पास गया, कुछ बटन दबाए, लीवर खींचा और फिर उसे घुमाया जब तक कि दरवाज़ा खुल नहीं गया, जो एक विशाल प्लेटफॉर्म पर ले गया जिसमें कई लोगों के बैठने की जगह थी। केन ने अंदर एक लीवर घुमाया जिससे दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट स्वचालित रूप से नीचे उतरने लगी। हवा में तनाव बढ़ गया। उनमें से किसी को भी आगे जो होने वाला था वह पसंद नहीं था। नेल को छोड़कर, जो उम्मीद से मजबूत मार्शल अप्रेंटिस के साथ मौत की लड़ाई की संभावना पर मुस्कुरा रहा था। अगर वे कमज़ोर थे तो नेल का इरादा उन्हें कुचलने और ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस से लड़ने का था। हालांकि उसने तार्किक विश्लेषण के एक दुर्लभ क्षण में रूई को यह नहीं बताया। वह जानता था कि रूई शायद इसकी अनुमति नहीं देगी। वह सही था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रूई को पहले से ही उसके इरादों के बारे में अच्छी तरह से पता था। उसने बस व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि नेल की मजबूत लोगों से लड़ने की इच्छा के कारण मिशन खराब न हो। उसे नहीं लगता था कि वह उसे नियंत्रित कर सकता है। गिरना एड्स बाय पब फ्यूचर। लिफ्ट जमीन पर आ गई। अब हम चलते हैं, केन ने लिफ्ट के दरवाजे खोलते हुए कहा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सभी ने अपनी अपनी जगह बना ली। रूई ने सिर्फ टेम्पेस्ट रिपल के लिए ज़रूरी सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल किया। इसे लॉन्च करने से एक क्षण पहले उन्होंने एक हलचल भरा ऊर्जावान अनुसंधान केंद्र देखा, जिसमें सभी प्रकार के पुरुष और महिलाएं उत्साहपूर्वक इधर उधर भाग रहे थे, किसी न किसी काम में व्यस्त थे। उसने आह भरी। लिफ्ट की ओर देखने की किसी ने परवाह नहीं की, वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर, जिनकी आंखें उन्हें देखकर चौड़ी हो गईं। फिर भी इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, धमाका। रूई ने एक पुनर्तः आवेशित और शक्तिशाली टेम्पेस्टुअस रिपल छोड़ा जो उसके सामने फैलते हुए दूर तक फैल गया। इसने 15 मीटर के दायरे में मौजूद सभी लोगों को तुरंत मार डाला और अनुसंधान सुविधा के अपने हिस्से में मौजूद ज्यादातर लोगों को अलग अलग हद तक गंभीर नुकसान पहुंचाया। केन तुरंत गायब हो गया क्योंकि वह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से सुविधा के माध्यम से भाग रहा था, संचार को बाधित कर रहा था और लोगों की जान ले रहा था। रूई के अनुसार केवल 2 लोग ही सुरक्षित थे। 2 मार्शल अप्रेंटिस तेज गति से हमारी ओर आ रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। रूई ने निर्देश दिया। उन्हें उनके खिलाफ संख्या लाभ का उपयोग करने में कोई हिचक नहीं थी।
आदिम वृत्ति ने उसे बताया कि वे विशेष रूप से मजबूत नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूई आगे की ओर दौड़ा क्योंकि उसने देखा कि 2 मार्शल प्रशिक्षु उसकी ओर दौड़ रहे हैं। हूश! वह उनके हमलों से बचता हुआ उनके पीछे छिप गया। पाव पाव! उसने उन्हें तीनों की ओर उड़ा दिया, जिन्होंने तुरंत ही असहाय मार्शल अप्रेंटिस पर हमला कर दिया। उसने पीछे मुड़कर छिपे हुए और भाग रहे बचे हुए लोगों का पता लगाने के लिए भूकंपीय मानचित्रण और आदिम वृत्ति का उपयोग किया और उन्हें तेजी से और बिना किसी दर्द के मार डाला। जब वे मुख्य अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना और क्षेत्र में पहुंचे तो वे रुके और चारों ओर नजर घुमाई। वहां बहुत सारे परीक्षण विषय थे जिन्हें हर तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा था। रूई को अपने किए पर कम भयानक महसूस हुआ जब उसने उन पीड़ाओं के बारे में सोचा जिनसे वे गुजरे थे। ये सबसे भयानक चीज़ों में से एक थी जिससे एक इंसान को गुजरना पड़ सकता है। रूई इस स्थिति से गुजरने के बजाय मरना पसंद करेगा, फिर भी इस शोध सुविधा के शोधकर्ताओं ने उन्हें यह भी नहीं दिया। करीब से देखने पर सभी जीवित थे, लेकिन उनकी आंखें बेजान थीं और मुड़ी हुई थीं। रूई की सहज बुद्धि ने उसे बताया कि उनमें कोई चेतना या दिमाग नहीं बचा था। मस्तिष्क मृत्यु। उसे केन का वर्णन याद आया क्योंकि उसने देखा कि सभी परीक्षण विषयों में एक ही लक्षण था, चिकित्सकीय रूप से जीवित लेकिन मस्तिष्क मृत। ये सब केन के सिद्धांत का समर्थन करता प्रतीत होता है कि सुविधा का लक्ष्य मानव विकास है। लेकिन रूई की सहज वृत्ति और साथ ही कुछ तार्किक तर्कों ने उसे बताया कि यह सच नहीं था, या कम से कम अधूरा था। उसने अपना सिर हिलाया। उसे एक मिशन पूरा करना था। ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस और शेष मार्शल अप्रेंटिस ही एकमात्र ऐसी चीजें थीं जो अब मिशन में बाधा डाल सकती थीं। शैतान की बात करो। उसने दूर से अपने दिमाग पर हल्का सा बोझ महसूस किया और सीस्मिक मैपिंग से स्रोत का पता लगाया। वह 10वीं कक्षा का तो नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से मजबूत है। रूई मार्शल अप्रेंटिस की ओर दौड़ी और उसे शीघ्रता से ढूंढ लिया। उस आदमी ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और एक तेज और जोरदार मुक्का मारा। हूश! रूई ने बस हमले से बचने के लिए छल किया और भयंकर शक्ति और गति के साथ हमला बोल दिया। धमाका! हमला उस आदमी की गर्दन पर हुआ, जिससे बहुत भयानक प्रभाव पड़ा। रूई को भी लगा कि इस हमले से कुछ टूट रहा है। आखिरकार, ये 4 अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों से मजबूत किया गया हमला था, जिनमें से 3 ग्रेड 7 की थीं। गिरना। वह आदमी एक मोटी दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। धमाका! रूई के एक शक्तिशाली ड्रॉपकिक ने उसके सिर को कुचल दिया, उसमें गड्ढा कर दिया। उनकी वर्तमान शक्ति के स्तर पर उच्च श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस भी अब वॉइड एल्गोरिदम के अधीन होने के योग्य नहीं थे। ये केवल समय की बर्बादी होगी। वे सभी भविष्यवाणी मॉडल के पूरा होने से पहले ही मर जाएंगे। अब तो केवल 10वीं कक्षा का मार्शल अप्रेंटिस ही बचा है, रूई ने सोचा। लेकिन वह कहाँ है? ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के मजबूत थे। लेकिन रूई ने पहले ही एक मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया था जो कम से कम ग्रेड 10 के निचले छोर पर था। भले ही यह ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस रूई जितना ही मजबूत था, लेकिन वह खुद को हारते हुए नहीं देख रहा था। उसकी टीम में 4 शक्तिशाली मार्शल अप्रेंटिस थे और यह एक जबरदस्त संख्यात्मक लाभ था जिसे उनके दायरे में कोई भी पराजित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उन मार्शल प्रशिक्षुओं की गुणवत्ता भी उच्च थी। फे, केन, हैवर और नील प्रारंभिक प्रतियोगिता के बाद पिछले 9 महीनों में काफ़ी मजबूत हो गए थे, तब से वे सभी ग्रेड 9 में पदोन्नत हो गए थे। रूई को उन सभी पर पूरा भरोसा था। जब तक कुछ बहुत ही पागलपन वाली बात न घट जाए, यह मिशन पूरी तरह सफल है। उसने पूरे विश्वास के साथ सोचा। लगने लगा था कि यह टीम शायद मिशन के लिए थोड़ी ज़्यादा योग्य है। अब तक ये बहुत ज़्यादा सफल रहा था। मार्शल यूनियन ने एक ऐसी टीम चुनी थी जो रिसर्च सुविधा की सुरक्षा के मामले में निर्णायक बढ़त रखती थी। रिसर्च सुविधा की सुरक्षा के लिए नियुक्त 6 मार्शल अप्रेंटिस में से 4 मध्यम श्रेणी के थे। उनमें से एक मोटे तौर पर ग्रेड 7 का था और केवल एक ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस था। उन्होंने जवाब में एक ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस को भेजा था, जिसे ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिसों को हराने का अनुभव था। मानवीय सुरक्षा नगण्य थी, यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस भी बड़ी संख्या में गार्डों से आसानी से निपट सकते थे। वे ज़्यादातर प्रतीकात्मक थे और अनुसंधान सुविधा में व्यवस्था लागू करने के लिए वहाँ मौजूद थे। अब केवल 10वीं कक्षा का मार्शल अप्रेंटिस ही बचा है, रूई ने सोचा। मैं बाकी लोगों को भी इकट्ठा कर लूंगी और हम साथ साथ चलेंगे। मूल योजना ये थी कि रूई अकेले ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस को संभाले, जबकि शेष 3 मार्शल अप्रेंटिस को संभालें। हालांकि चीजें थोड़ी अप्रत्याशित रूप से विकसित हुईं और ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस के आने से पहले ही सभी शेष मार्शल अप्रेंटिस को संभाल लिया गया। हालांकि यह उनके पक्ष में था। अब उन्हें एक बहुत बड़े प्रभुत्व के साथ लड़ना था। जिस क्षण ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस दिखाई दिया, उसके लिए खेल खत्म हो गया। जिसके बारे में बात करते हुए गंभीरता से, वह कहाँ है? रूई ने सोचा कि उसने कुछ और शोधकर्ताओं को खत्म कर दिया। उसके बारे में वह केवल वही जानता था जो मिशन बिल ने उसे बताया था, कि वह महिला थी और एक रक्षात्मक मार्शल आर्टिस्ट थी।
ये समझ में आता है क्योंकि उसे विनफेनियन सरकार की ओर से एक अंगरक्षक मिशन के लिए नियुक्त किया गया था। शोध केंद्र के एक हिस्से में नरसंहार किया गया था। भगवान ही जाने कितने शोधकर्ता मारे गए थे, बाकी सभी मार्शल अप्रेंटिस भी मर चुके थे। फिर भी इस ग्रेड 10 मार्शल अप्रेंटिस ने शोध केंद्र के सबसे गहरे हिस्से को छोड़ने से इनकार कर दिया था, जहां केन पहले घुसपैठ करने में कामयाब नहीं हुआ था। आप लोगों का काम पूरा हो गया? रूई ने पूछा जब उसके 3 साथी सामने आए। बस कुछ बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं, फे ने जवाब दिया। 10वीं कक्षा कहाँ है? नेल ने उत्साह से पूछा। मैं अभी वहां जा रहा हूं, रूई ने कहा। केन अचानक प्रकट हुए और कहा, मुझे भी शामिल कर लो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई ने सिर हिलाया। तो फिर चलो, हम रास्ते में सभी बचे हुए लोगों को खत्म कर देंगे। अनुसंधान सुविधा के सबसे गहरे भाग में ऐसी हलचल मच गई जो सीमा से बाहर नहीं जा सकी। रुको डॉक्टर, एक शोधकर्ता ने कहा। विषय SQ007 अभी तैनाती के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। परियोजना कल ही सफल हुई है। ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। बेवकूफ़, मुख्य शोधकर्ता ने झपट्टा मारा। हम मरने वाले हैं बेवकूफ़, किसी को प्रोटोकॉल की परवाह नहीं है। मार्शल अप्रेंटिस के सभी गार्ड मर चुके हैं। लेकिन फिर भी, एक अन्य शोधकर्ता ने कहा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हटो, मुख्य शोधकर्ता ने उसे धक्का देकर आगे बढ़ाया और एक विशाल पारदर्शी सिलेंडर को देखा जिसके अंदर एक महिला थी। वह हमारी एकमात्र उम्मीद है। वह कुछ नियंत्रणों को संचालित करने से पहले टर्मिनल की ओर चला गया। हम उन कमीनों को दिखा देंगे कि यहाँ आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब उस आदमी ने देखा कि महिला की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं तो वह मुस्कुराने लगा। कुछ दूर पर, फे ने सुविधा के सीलबंद हिस्से को तोड़ दिया। वे 5 अवरोध के छेद से अनुसंधान क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अंदर एक विस्तृत विशाल सुविधा थी जिसके चारों ओर कई खंड थे। अंदर कई कंटेनमेंट रूम थे जिनमें और भी ज्यादा परीक्षण विषय थे जो बाकी सुविधा में मौजूद परीक्षण विषयों की तरह ही थे, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी, सिर्फ एकल अंकों में। हालांकि रूई को संदेह था कि अनुसंधान सुविधा का यह हिस्सा विशेष था। तकनीकी बुनियादी ढांचा बड़ा और अधिक भव्य था। इसके अलावा कुछ परीक्षण विषयों के बारे में कुछ अजीब बात थी। उनमें से प्रत्येक का अपना बड़ा उपखंड था। स्पष्ट रूप से वे विशेष थे। रूई उनके करीब गया क्योंकि उसकी इंद्रियों ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। उनकी आंखें मुड़ी हुई थीं और वे मुश्किल से जीवित थे, लेकिन फिर भी कुछ ने उसे बताया कि ये पहले से ही सामान्य इंसान नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई, केन ने रुककर उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या वे परीक्षण विषय हैं जो प्रयोगों को सहन करने में कामयाब रहे? रूई ने अपना सिर हिलाते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। नहीं, वे एक ही स्थिति में हैं। यह असंभव है। प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट को लगभग कुछ महसूस हो रहा था। रूई ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक खास अनुभूति पर ध्यान केंद्रित किया। हर सेकंड के साथ यह और भी स्पष्ट होता जा रहा था। जब तक उसने उसे पहचान नहीं लिया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मार्शल अप्रेंटिस, उसने कहा, ये मार्शल अप्रेंटिस हैं। क्या तुम्हें यकीन है? उन चारों ने परीक्षण विषयों की ओर देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है। रूई को इस बात का पूरा यकीन हो गया था। अनुसंधान सुविधा अंततः मार्शल प्रशिक्षुओं पर अपनी मानव वृद्धि प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की कोशिश कर रही थी। रूई को धीरे धीरे यकीन हो गया था कि यह अनुसंधान सुविधा का मुख्य लक्ष्य था। वे मार्शल प्रशिक्षुओं को उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रूई को एक और एहसास हुआ और वह स्तब्ध रह गया। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, उच्च स्तर पर नहीं, उच्च क्षेत्र में। ये शोध सुविधा स्क्वायर दायरे में सफलता की खोज कर रही थी। कॉमनवेल्थ डची ऑफ विनफ्राना ने बहुत पहले ही अपने सभी उच्च दायरे के मार्शल कलाकारों को खो दिया था, जो स्क्वायर दायरे का रहस्य अपने साथ ले गए थे, जिससे उनके पास एक कमजोर मार्शल आर्ट नींव रह गई थी जो उनके शेष मार्शल प्रशिक्षुओं को स्क्वायर दायरे में आगे बढ़ाने में असमर्थ थी। अंत में ये सब रूई को समझ में आ गया। यही कारण था कि मार्शल यूनियन इस सुविधा को नष्ट करना चाहता था और सभी शोधकर्ताओं का वध करना चाहता था। एक बार जब कॉमनवेल्थ डची ऑफ विनफ्राना को मार्शल स्क्वायर मिल गए तो वे शायद अंततः मार्शल सीनियर्स प्राप्त करेंगे और फिर शायद अधिक दूर के भविष्य में मार्शल मास्टर्स भी। ये कैंड्रियन साम्राज्य को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन ये डची में बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को साझा करने के लिए पर्याप्त होगा जिस पर कैंड्रियन साम्राज्य का एकाधिकार था। इससे राष्ट्रमंडल डची ऑफ विनफ्राना में सैन्य शक्ति के विकास में एक ऊर्ध्वगामी और उन्नत प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। फिर भी, इससे पहले कि रूई इस मुद्दे पर अधिक विचार कर पाती, धमाका, दूर से हुए एक जोरदार विस्फोट से परिसर हिल गया जिससे उनका ध्यान उस ओर गया। 10वीं कक्षा आ गई है, रूई ने चेतावनी दी। तैयार हो जाओ, अपनी स्थिति में आ गए। भले ही नेल ने आगे बढ़कर हमला करने का आग्रह किया था। दूरी पर धूल के बीच से एक आकृति उनकी दिशा में आती हुई दिखाई दे रही थी। कदम कदम कदम, इसमें समय लगा, कुछ भी असामान्य नहीं हुआ।
फिर भी उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हवा में तनाव बढ़ गया क्योंकि उन पर अकल्पनीय मात्रा में दबाव पड़ रहा था। हवा जम गई और वे भी दुर्भाग्यवश उसी तरह जम गए। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गलत। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके अंदर से एक आदिम भय उत्पन्न हो रहा है जो उनके शरीर को अपंग बना रहा है। ऐसा लग रहा था मानो समय भी धीमा पड़ गया हो। कदम, वह धूल से उभरी, पूर्णतया नग्न। उसके विशाल स्तनों या श्रोणी पर कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। फिर भी उसे देखकर उन सभी में अद्वितीय भय के अलावा कुछ नहीं पैदा होता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट द्वारा महसूस की जा रही संवेदना को पहचान लिया था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये सिर्फ खतरा नहीं था, नहीं, यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे केवल उच्चतर अस्तित्व वाले लोग ही महसूस कर सकते थे। यह एक ऐसी अनुभूति थी जो केवल अपने मार्ग की अधिक गहराई पर स्थित लोग ही महसूस कर सकते थे। मार्शल स्क्वायर। रूई चौंक कर फुसफुसाया। शोध केंद्र सफल हो गया था। वे समय रहते स्क्वायर दायरे का रहस्य खोजने में सफल हो गए थे। महिला ने भावशून्य होकर उन्हें देखा। उसके अंदर से कच्ची दुश्मनी उभरी जो उन पर टूट पड़ी। रूई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कुछ हद तक संयम बनाए रखने में सक्षम था। उसने विरोध में एक रुख अपनाया। फिर भी वह अकेला ही था। महिला ने उन पर निशाना साधते हुए उन पर हमला करने की मुद्रा अपना ली। रूई अचानक अपनी कल्पना से बाहर आया। अरे बचो! फिर भी वह अकेला था जो किनारे की ओर गोता लगा गया। बाकी 4 लोग जम गए थे, यहाँ तक कि नेल भी हिल नहीं पाया था। नहीं, वह भय से चिल्लाया जब महिला ने उन चारों पर हमला किया। धमाका! महिला ने खुद को इतनी तेज गति से आगे बढ़ाया कि वह केन की गति से भी कहीं ज्यादा तेज थी। उसके शरीर ने तो पूरे वातावरण को चीर डाला। जिस विशाल शक्ति के साथ उसने स्वयं को प्रक्षेपित किया था, उससे उन चारों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती। होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी ऐसा नहीं हुआ। वह उनके सिर के ऊपर से बहुत दूर तक उड़ती हुई जमीन से कई मीटर ऊपर दीवार के एक हिस्से से टकराए और अधिक बाधाओं से टकराती हुई अंततः अपने प्रचंड वेग को समाप्त कर उनसे बहुत दूर जा गिरी। वह चूक गई। कोष्टक उद्धरण ... रूई इतना हैरान था कि वह बस उसे ऐसे भाव से देखता रहा जो भ्रम से भरा हुआ था। यहाँ तक कि चारों लकवाग्रस्त लोग भी सदमे में आ गए। महिला सुरक्षित उठ खड़ी हुई। फिर भी वह खुश नहीं थी। उसने झुंझलाहट में अपनी हथेलियों को देखा। तभी रूई को समझ में आया। उसके दिमाग में स्क्वायर डायलिन के साथ बहुत समय पहले हुई बातचीत की याद आ गई। क्योंकि हम मौलिक रूप से अलग हैं, इसलिए हमारी तकनीकें यांत्रिक रूप से अलग तरीके से काम करती हैं। स्क्वायर डायलिन ने बहुत पहले एक बार उसे बताया था जब रूई ने उससे अप्रेंटिस और स्क्वायर स्तर की तकनीकों के बीच अंतर के बारे में पूछा था। एक अप्रेंटिस स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक हमारी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि यह हमारी शक्ति को संभालने के लिए नहीं है। स्क्वायर स्तर की तकनीकें केवल ऐसी तकनीकें हैं जो मार्शल स्क्वायर की शक्ति को संभाल सकती हैं और केवल मार्शल स्क्वायर द्वारा ही उपयोग की जा सकती हैं। तो वे सिर्फ एक मार्शल स्क्वायर की शक्ति के साथ संगत होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। रूई ने उस समय उससे पूछा था। हाँ, और यह जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। उसने उस समय रूई की ओर एक तीखी नज़र डाली थी। हमारे बीच का अंतर तुम्हारी कल्पना से भी परे है। रूई की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण उभरी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह इस सुविधा में एक परीक्षण विषय थी, जिसका मतलब था कि यह बहुत संभावना थी कि वह हाल ही में स्क्वायर दायरे में घुसी थी। इसका मतलब यह था कि उसने स्क्वायर स्तर की किसी भी तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी। यह विशेष रूप से असंभव था क्योंकि रूई को इस बात पर बहुत संदेह था कि कॉमनवेल्थ डची ऑफ विनफ्राना के पास स्क्वायर स्तर की कोई तकनीक भी थी। नहीं, स्क्वायर स्तर की तकनीकों को भूल जाओ। रूई को एहसास हुआ वह अभी तक अपनी शक्ति के लिए भी अभ्यस्त नहीं हुई है। स्पष्ट रूप से इसका मतलब है कि उसे पूर्ण विकसित स्क्वायर नहीं माना जा सकता। उसे स्क्वायर कायरी या डायलिन जैसे लोगों द्वारा कुचल दिया जाएगा। उसके असामान्य व्यवहार और स्क्वायर स्तर की तकनीकों की कमी के संयोजन का मतलब था कि वह समग्र युद्ध शक्ति के मामले में स्क्वायर रियलम से काफ़ी नीचे थी। उसे अर्ध जमींदार के रूप में सोचना अधिक सटीक है। महिला ने इत्मीनान से अपना समय लिया, अपनी बड़ी गलती का विश्लेषण करने और उसे सुधारने की कोशिश की। उसने तुरंत भागकर मार्शल प्रशिक्षुओं को मारना शुरू नहीं किया। उसके मन में यह बात थी कि वे पहले ही मर चुके थे। वह एक मार्शल स्क्वायर थी। वे कहीं नहीं जा रहे थे। ट्रेडिंग में सफलता कैसे पाएं? काश मुझे ये पहले पता होता। पति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए महिला ने बताया आसान उपाय। एक नए अहंकार ने उसकी मानसिकता को पहले ही जकड़ लिया था, लेकिन ये रूई के पक्ष में काम कर रहा था। अगर उनके मरने से बचने का कोई मौका था, तो ये तभी संभव था जब वे सभी एक साथ काम करें। रूई ने उन चारों को घूर कर देखा और अपना पूरा ध्यान उन पर केंद्रित कर दिया। उसने जो दबाव डाला, उसने एक पल में ही उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या तुम इसी तरह मरना चाहते हो? उसने पूछा। क्या तुम इसी तरह मरना चाहते हो?
डर में जम जाना, दयनीय कायरों की तरह। एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के हाथों मरना जिसने अपनी शक्ति पर भी काबू नहीं पाया है। उसने जानबूझकर उनका अपमान किया। उन सभी के पास अपना अपना गौरव था, ऐसा अपमान निश्चित रूप से अवज्ञा को जन्म देगा। नेल सबसे पहले टूट गया। चुप रहो, मैं उसे कुचलने जा रहा हूँ, तुम देखोगे, उसने रूई पर गुर्राहट से कहा और दृढ़ निश्चयी आंखों से महिला की ओर मुड़ गया। इससे वे सभी अपनी कल्पना से बाहर आ गए, क्योंकि उनके चेहरों पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वे पीछे मुड़े। ऐसा कहने के बाद रूई ने कहा, हमें भाग जाना चाहिए। वह तुरंत तेज गति से सुरक्षा मंजिल की ओर भाग गया। कायरता के बारे में यह क्या था? केन ने बड़बड़ाते हुए उसे पकड़ लिया। यह एक रणनीतिक वापसी है, रूई ने जोर देकर कहा। अगर मुझे मार्शल स्क्वायर से लड़ने या मार्शल स्क्वायर से भागने के बीच चुनना पड़े तो मैं तुरंत बाद वाले विकल्प को चुनूंगा। मैंने सोचा था कि हम उससे लड़ने जा रहे हैं, नेल ने शिकायत की। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मार्शल स्क्वायर से लड़ना होगा, रूई ने जवाब दिया। तो चुप रहो और जब हम वापस आएंगे तो ट्रेनिंग करना। लिफ्ट दूर से दिखाई दे रही थी। अभी तक वह उनके सामने पहुंची। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं तुम्हें भागने दूंगी? उसने संस्कृत में कहा। रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। या तो आप हमें जाने दें या हमें रोकने की कोशिश में मर जाएं। वाह, वह हंसी। आओ युवा, मैं तुम्हें एक उच्च क्षेत्र की शक्ति दिखाऊंगी। मैं तुम्हें वह शक्ति दिखाऊंगी जिसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत कम उम्र में मर जाओगे। एक क्षण तो वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अगला, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया।